अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। आज हम दोबारा एक बड़ी खास डिस्कशन के साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे होंगे पाकिस्तान का पहला मैच फोर नेशन कप का जो मॉरिशस में खेला जा रहा है, और पाकिस्तान का मुकाबला होगा जो होस्ट टीम है मॉरिशस के साथ। और आज ये इस पे डिस्कशन करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमने जहमत दी है अली एहसन को, जो चीफ एडिटर हैं फुटबॉल पाकिस्तान के, हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और बड़े मोहसिन रहे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल पे, इनकी बड़ी कड़ी नज़र भी है। और ज़रा तबसरा आज इनके साथ शुरू करेंगे। पहले तो शुक्र है कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आज के पाकिस्तान की कौमी टीम चली गई है, जो आखिरी कुछ दिनों में मसला चला हुआ था एनओसी का। तो आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा हुआ कि सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के कम से कम पाकिस्तान की टीम को भेज दिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने अपनी फुटबॉलिस्तान पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि वाक़ई अनलाइक अदर इंस्टेंसेस जब भी हम ट्विटर स्पेस करते हैं या किसी की स्पेसेस पे हमें इनवाइट किया जाता है, हम इस बार फुटबॉल पे ही डिस्कस करेंगे बनिस्बत के फुटबॉल के अंदर जो सियासी गहमा-गहमियाँ चलती रहती हैं। काफ़ी अरसे से कुछ पिछले कई कुछ दिनों से काफ़ी लोग परेशान थे खासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या पाकिस्तान की मेंस फुटबॉल टीम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलेगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू, आईपीसी मिनिस्ट्री के थ्रू या जो डिफरेंट रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो उनकी तरफ से क्लियरेंसेज मिलेंगी या नहीं। बिकॉज पीएफएफएनसी ने, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने, क्योंकि इस फोर नेशंस मॉरिशस कप के फौरन बाद होना है सैफ चैंपियनशिप इंडिया के अंदर, तो उन्होंने एक ही गो के अंदर दो एनओसीज के लिए अप्लाई किया फॉर बोथ कंट्रीज। तो अभी रिसेंटली ही कहीं जाके दो एक दिन पहले हमें इतला मिली कि गवर्नमेंट ने प्रोविजनली तौर पे एनओसी दे दिया, और आज अभी कुछ ही घंटे पहले गवर्नमेंट ने वो एनओसी मॉरिशस के लिए एटलीस्ट ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पे बात की थी कि सर जी एनओसी दे दें, एनओसी ज़रूरी भी है, और आई एम जस्ट हैप्पी कि कम से कम वो कागजी कार्रवाई सारी होगी और टीम माशाल्लाह से सारी मॉरिशस पहुंच गई है। तो आई होप कि ये 3 मैचेस बड़े पाकिस्तान की तैयारी के लिए काफ़ी कारआमद साबित हों। बिल्कुल, बिल्कुल, और शुक्र है फुटबॉल की गुफ्तगू दोबारा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, आप बात कर रहे थे गर्मियों की या गरमा-गर्मियों की, तो पाकिस्तान के लिए भी गरमा-गर्मी तो बहुत होने वाली है मॉरिशस में। ये जो 3 हमारे खिलाफ ओपोनेंट्स खेल रहे हैं, मॉरिशस हो गया, केन्या हो गया, जिबूटी हो गया, मुश्किल तो इनको वैसे ही हराना होगा। ऊपर से ये अफ्रीकन टीम्स भी हैं, तो ये फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, खेल भी आप मॉरिशस में रहे हैं। लेकिन बिफोर हम बाकी टीमों पे जाएँ, पाकिस्तान की टीम अब अनाउंस हुई है, 28 मैन का स्क्वाड था। फाइनल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पर उम्मीद की जा रही है या तो ये 23 मैन या 25 मैन फाइनल स्क्वाड होगा, लेकिन कोई बहुत ऐसी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे कि कोई बहुत मेजर प्लेयर इसमें चेंज होगा या तब्दील होगा। तो आपकी ज़ाती राय क्या है या आपकी प्रोफेशनल राय क्या है कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और जो टीम हम फ़ील्ड कर सकते हैं पहले मैच में, उसको आप किस तरह देखते हैं और उसमें आपको क्या वीकनेसेस या क्या स्ट्रेंथ्स नज़र आती हैं पहले तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 28 मैन का जो स्क्वाड था इसके अंदर हमने 9 ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा फुटबॉलर्स को लाए हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप था बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पिच, ताकि कम से कम अटैक में, मिडफील्ड में, डिफेंस के अंदर आपकी कम से कम एक क्वालिटी आ सके, जो कि बदकिस्मती से जो हमारा डोमेस्टिक फुटबॉल है वो अब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा या नहीं पहुंच सकता जब तक आप उसमें सिस्टमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। कुछ मुझे सरप्राइज हुआ था कि बिलफर्ज जो नेपाल और जो मालदीव में जो मैच हुए थे हमारे, जो फ्रेंडलीज हमारे हुए थे, एक तो नवंबर 2022 में नेपाल के अंदर और फिर मार्च 2023 के अंदर मालदीव में जो मैच हुआ था, इस स्क्वाड में दो प्लेयर्स की मैंने कमी महसूस किया। एक थे आपके अब्दुल कदीर खान जो कि लेफ्ट बैक के केआरएल के लिए खेलते हैं, और एक थे जैनुल आबिदीन इसाक जो कि केआरएल के लिए इनिशियल थे, फिर वापस स्विट्जरलैंड चले गए, मिडफील्डर होते हैं। तो इन दोनों की एब्सेंस मैंने स्क्वाड में नोटिस की थी, और उनकी जगह कोई दो और प्लेयर्स आए थे जिन्होंने उनकी लिए, तो कुछ आई थिंक पीएफ के और लेफ्ट बैक्स वगैरह थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो हमारी जो फुल बैक पोजिशन है उसमें कम से कम ना कि जो डिफेंसिव एस्पेक्ट्स को डील करते हुए, क्रॉसेस को डील करते हुए थोड़े से सवालिया निशान लोगों ने उठाए थे पिछले मैचेस के अंदर। और ऊपर से क्या कहते हैं ना, चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर सेंट्रल मिडफील्डर नहीं था पिछले उन दो मैचेस में, हमने अब्दुल्ला इकबाल को, जो कि सेंट्रल डिफेंडर हैं, डेनमार्क में B93 के लिए खेलते हैं, उनको हमने एज ए प्रोविजनल सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर रखा हुआ था। इसमें अब ये हुआ है कि हमने रईस नबी को,
4 साल बाद जो आदिल नबी के छोटे भाई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, रईस ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए 2019 में जो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे कैम्पुडिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने खेला था, तो ये 4 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं और उनको एज ए सेंटर मिडफील्डर के तौर पे शहजाद साहब ने एक गैम्बल प्ले किया हुआ है, बिकॉज जाहिर सी बात है ना, हमारे करंट स्क्वाड में कोई प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर है नहीं। तो अब ये देखना होगा कि रईस नबी की अपनी उन्होंने तो वैसे कहा है कि वो फिजिकली बड़े फिट हैं, जहां तक मुझे अब तक अंदाजा हुआ है। अभी देखना होगा कि इन 3 मैचेस के अंदर वो किस तरह परफॉर्म कर सकेंगे, कि मैच फिटनेस किस तरह की होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ईसा सुलेमान, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड यूथ इंटरनेशनल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिसेंटली कमिट किया है। उन्होंने उनको फीफा की तरफ से क्लियरेंस भी आ गई थी स्विच फॉर पाकिस्तान। फीफा ने बाकायदा उनकी अपनी वेबसाइट पे मई के महीने में एक बड़ा अच्छा प्रीव्यू भी लिखा था इनके स्विच के ऊपर। और साथ साथ में ओटिस जान मोहम्मद खान, जिनका सबसे ज्यादा हमें, हमारे फैंस को, जो पाकिस्तानी फुटबॉल पे अभी रिसेंटली जिन्होंने काफी नजर रखी है, जो कि विंगर हैं आपके, जो आपके फ्रंट थ्री में लेफ्ट साइड पे खेल सकते हैं राइट फुटेड में, ग्रिम्सबी टाउन के लिए, एक्स मैन यूनाइटेड एकेडमी, एक्स शेफील्ड यूनाइटेड एकेडमी, एक्स यूविल टाउन, एक्स मैnsfield टाउन एक्सेट्रा, आजकल ग्रिम्सबी टाउन में होते हैं। तो आपने बड़ा जबरदस्त उसके साथ पॉडकास्ट भी किया था, शाउट आउट। तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा एक क्वालिटी ला सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आपके अपने जो प्लेयर्स हैं, हसन बशीर हो गए, 36 ईयर्स ओल्ड, एक्टिव स्ट्राइकर, अभी भी खेल रहे हैं डेनमार्क में लोअर लीग्स में। मोहम्मद वहीद को भी रिटेन किया गया है, जो आपके आई थिंक बेस्ट डोमेस्टिक स्ट्राइकर्स में नाम शुमार। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी फिनिशिंग पे और उनकी स्टाइल ऑफ प्ले पे थोड़ा कंसर्न शो किया था, थोड़ी तशवीश शो की थी कि शायद जिस लेवल पे वो खेल सकते हैं उस लेवल पे अब तक वो नहीं पहुंचे या नहीं पहुंच सकते, फॉर वेरियस टाइम्स एंड रीजंस। अब्दुल समद अरशद भी, जिन्होंने मालदीव के खिलाफ डेब्यू किया था, वो भी इस स्क्वाड के अंदर हैं। और हारून हामिद भी वापस आए हैं, जो कि क्वींस पार्क रेंजर्स के अंडर 21 के प्लेयर्स हैं, सेंट्रल मिडफील्डर भी हैं। अभी वो कुछ अर्सा पहले हांगकांग सेवन्स में खेलने के लिए गए थे अपने क्लब के साथ। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। फिर ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली आपके पास आपके दो सेंटर बैक्स, अब्दुल्ला शाह और मामून मूसा, जो पी जो डिफरेंट क्लब्स में खेलते हैं। मामून मूसा जैसे पीएफ के लिए खेलते हैं नेशनल गेम्स के अंदर। हसीब खान भी हैं। आपके राइट बैक हैं उमर हयात, और आपके मिडफील्ड में ऑफ कोर्स आलमगीर खान गाजी, जो आपके डीप लाइंग प्ले मेकर के तौर पे खेल सकते हैं। उनकी अच्छी पासिंग रेंज है सारी। तो आई होप रईस नबी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन करके, हारून अहमद के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन करके कम से कम वो मिडफील्ड में टेम्पो कर सकते हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की जब टीम मॉरिशस के खिलाफ पहला मैच खेलेगी, डिपेंडिंग कि किस तरह की हम फॉर्मेशन खेलते हैं, डिपेंडिंग कौन कौन प्लेयर हम स्टार्ट करते हैं, वो उस पर देखते हैं कि शहजाद साहब क्या डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, तो इसको थोड़ा-सा अगर हम दोबारा शुरू से देखें, अगर आपकी बैकलाइन को, हमारे पास गोलकीपिंग डिपार्टमेंट शायद अब उस पॉइंट पे आ गया कि हमें अगले कुछ सालों तक कोई एक टेंशन नहीं होने वाली गोलकीपिंग की। कम से कम यूसुफ भट्ट आपके फर्स्ट चॉइस हैं, साकिब, हनीफ भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है बैकअप पे, और सलमान काका को भी इंक्लूड किया गया है इस स्क्वाड के अंदर। अब क्योंकि 4 गोलकीपर हैं, तो आपके पास अब्दुल बासित भी हैं, इनमें तो एक ने तो प्रोबेबली ड्रॉप होना ही है। तो अब देखते हैं, मेरे हिसाब से सलमान काका के बारे में अच्छी रिपोर्ट सुनी है लोकल लेवल फुटबॉल पे, तो हो सकता है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो यंग भी हैं। बट गोलकीपिंग तो चले हमारा मसला नहीं है। सेंटर बैक से जितने आपने बात की, ईसा और अब्दुल्ला जब मौजूद हैं, तो ये पोटेंशियली, जिस तरह मैंने आपने भी पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया, ये पाकिस्तान की कम से कम पेपर पे और पोटेंशियल रखती है कि बेस्ट एवर सेंटर बैक पेयरिंग बन सकती है, क्योंकि हमने कभी उस मयार की सेंटर बैक पेयरिंग नहीं देखी जिस तरह हमें बिल्ड करने की जरूरत है पीछे से। एक मौका पाकिस्तान के पास आया था एक जमाने में, जब 2015 में नबील असलम और जैशर रहमान दोनों खेल रहे थे, बट वो दोनों को कभी साथ मौका नहीं मिला खेलने के लिए, और नबील असलम को सिर्फ एक ही कैप मिला था पाकिस्तान के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन सबसे पहले मसला ही ये है कि इस वक्त अब्दुल्ला इकबाल को रिलीज नहीं किया गया B93 से, क्योंकि उनका एंड ऑफ द सीजन, जिसमें वो फर्स्ट डिवीजन को चेस कर रहे हैं, प्रमोशन को लग ये रहा है प्रॉबेबली शायद वो प्रमोट भी हो जाएंगे, तो वो अभी आ नहीं सके। आएंगे जरूर, हो सकता है सेकंड मैच तक पहुंच जाएंगे या थर्ड मैच खेल लें, बट इनिशियली तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मसला होगा। तो अगर ये देखे जाए सेंटर बैक्स में, जिस तरह आपने बताया अब्दुल्ला इकबाल के साथ साथ अब्दुल्ला शाह भी है, और हमारे पास मामून मूसा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है मतलब, क्योंकि पहले भी आपने पाकिस्तान की, अगर आपने पिछली टीमों को भी गौर किया हो, तो उन पे डेप्थ नहीं थी सेंटर बैक पोजीशन पे हमेशा। मतलब अगर जैश खेल रहा था या नवीद उसके साथ खेल रहा था, तो बैकअप पे कोई था नहीं एसेंशियली आपके पास। मतलब अगर चेंज हो जाता, और वही हुआ था कि रईस नबी जिनकी हम बात करें, तो उनको खुद सेंटर बैक पोजीशन पे खेलना पड़ा था कम्बोडिया के खिलाफ। तो ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कम से कम
थोड़ी-सी डेप्थ है इस पोज़ीशन में और कम से कम आपके पास अगर कोई इंजर भी हो जाता है, अनअवेलेबल भी हो जाता है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। राइट पे तो स्टार्टिंग पे आपके पास उमर हयात है और फिलहाल तो कोई और लग भी नहीं रहा कि उनकी जगह स्टार्ट कर सकता है क्योंकि और कोई है भी नहीं। ये लेफ्ट बैक पे वाक़ई एक सवालिया निशान है, अगर आपने टीम को बिल्ड करना है मॉरीशस के खिलाफ या बड़ी टीमें जैसे केन्या के खिलाफ। आपके हिसाब से कोच शहजाद अनवर क्या सोच रहे होंगे? एक ज़हन में ख़्याल ये भी आता है कि अब्दुल्ला इकबाल को बहुत ज़्यादा अपने क्लब के लिए लेफ्ट बैक यूज़ किया हुआ है। क्या वो डिफेंस को इस तरह देख रहे हैं कि वो क्या अब्दुल्ला शाह या मामून मूसा को ईसा के साथ स्टार्ट करके अब्दुल्ला इकबाल को लेफ्ट बैक पे डाल देते हैं ताकि डिफेंस वाक़ई बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए? क्योंकि लेफ्ट बैक एक वीक पोज़ीशन तो है और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है अभी कुछ रिवील नहीं किया कि अब्दुल कदीर खान इंजर्ड तो नहीं थे। तो इसका मतलब है या तो फिर कोच सैटिस्फाइड नहीं थे या वो कुछ कुछ अपने ज़हन में कुछ नया करना चाह रहे हैं। हाँ, ये एक वैसे है कि इसके अंदर अब तक हमें कोई रीजनिंग नहीं दी गई कि जो प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया वो किन वजूहात की वजह से ड्रॉप किया गया, ना मीडिया में कोई गुफ्तगू हुई। मतलब सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर किस्म की लंगर गप तो चलती रहती है, तो आई डोंट केयर कि वहाँ उसमें क्या लोग बात करते हैं इस लिहाज से। कदीर डिफेंसिवली ठीक था दोनों मैचेस के अंदर। थोड़ी बहुत लोगों ने जो फैंस जो थोड़े बहुत जिन्होंने दोनों मैचेस को फॉलो किया तो कहते हैं कि यार कदीर की तो थोड़ी पासिंग रेंज थोड़ी सी ना बिल्कुल। कमजोर है। डिफेंसिवली ठीक है, डिफेंसिवली अपने आप को शेप मेंटेन रखता है, डिफेंसिवली अपनी साइड पे जो एनर्जी लेफ्ट भी हाई फ्लैंक है है। उसका एनर्जी भी हाई है, स्टेमिना भी है, क्या कहते हैं, और वो अपने उसकी पेस भी डिसेंट है, वो चैलेंजेस में से भी नहीं घबराता। बट वही बात है ना, अगर आपने फ्रॉम द बैक खेलना है तो आपकी जो प्रॉपर टोटल बैक लाइन है, आपके सिर्फ सेंटर बैक्स नहीं, आपके फुल बैक्स भी, दे हैव टू बी कंफर्टेबल ऑन द बॉल। कि कम से कम उनकी जब इफ दे हैव टू मूव फॉरवर्ड, खासतौर पर जब आपके फुल बैक्स होते तो दे कैन फाइंड अ पास आउट, अगर उन्होंने 1-2 खेलना हो, और दे कैन होल्ड द बॉल और दे कैन मेक एन ओवरलैपिंग रन, ताकि कम से कम आपके मिडफील्डर्स को या आपके विंगर्स को थोड़ा सपोर्ट कर सके। तो आई डोंट नो कि किस वजूहत की बिना पे अब्दुल कदीर खान को ड्रॉप किया गया। उम्मीद है कि आई होप टू सी हिम बैक अगेन, एंड अगर किसी फ्यूचर असाइनमेंट में होता है इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स में जब भी मौका मिलता है। रही बात राइट बैक की, उमर हयात आपके राइट बैक हैं, काफ़ी लॉयल, काफ़ी एक्टिव रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ। 2019 के जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए थे उसमें भी वो शिरकत उन्होंने की थी। वो जो चंद गिनती के डोमेस्टिक प्लेयर्स थे जो उस वक्त उस टीम को ज्वाइन कर सके, तो काफ़ी सीनियर हैं बाकियों से। आई थिंक डोमेस्टिक प्लेयर्स में सबसे सीनियर अभी हैं ही ये और साकिब सिर्फ हैं जो सबसे सीनियर है, साकिब हनीफ जो आपके बैकअप गोलकीपर हैं। um, अब ये देखना होगा कि चूंकि आपने खुद भी कहा था कि अब्दुल्ला इकबाल पहले मैच में ज्वाइन हमें ना कर सके बिकॉज चूंकि B93 प्रमोशन चेस कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा मॉरिशस के खिलाफ मैच है उसी दिन उनका भी बड़ा क्रूशल मैच है जो उन्होंने खेलना है, क्योंकि और उसको इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर देम, क्योंकि अगर वो जीते हैं तो दे विल बी बैक इनटू द टॉप टू, बिकॉज जो प्रमोशन ग्रुप है उसमें ओनली द टॉप टू टीम्स क्वालिफाई फॉर विन प्रमोशन टू द डेनिश फर्स्ट डिवीजन जो कि नेक्स्ट सीजन होनी है। तो अब ये देखना है कि उस मैच का रिजल्ट क्या होता है, और क्या अब्दुल्ला इकबाल उस मैच के फौरन बाद फ्लाइट पकड़ के उनको क्लब रिलीज कर देगा ताकि वो सीधा मॉरिशस आ सके, ताकि कम से कम केन्या के खिलाफ वो कुछ ना कुछ खेल सके। ये देखने वाला होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि आपकी बैक फोर किस तरह की होगी, क्योंकि अब आपने फैसल आई थिंक खान को आप लाए में PF से, और क्या कहते हैं दो तीन और भी एक प्लेयर आई थिंक सुफियान जो आई थिंक वापडा में खेलता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो बिल्कुल। वो है लेफ्ट बैक आपके आपके लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक्स हैं। तो ये देखना है कि इसमें शहजाद किसको खिलाते हैं उसके अंदर, और फिर आपकी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होती है। क्या आप अब्दुल्ला शाह और मामून मूसा को लेकर चलते हैं पहले मैच में, या क्या कहते हैं हसीब खान को लेकर आते हैं, या डिपेंड करता है कौन कौन अवेलेबल है उस मैच के लिए, तो ये डिपेंड करता। तो आई थिंक डिफेंसिवली वी शुड बी ओके। हालांकि मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला इकबाल अगर एज ए सेंटर बैक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ही खेला तो कम से कम अच्छा होता, कॉन्फिडेंस मिलता। मे बी मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान ही आपकी मेन सेंटर बैक पेयरिंग होनी चाहिए। अदर पुश इफ पुश कम्स टू शव, या मामून या अब्दुल्ला शाह में से उनकी ऐसी क्वालिटी या कंसिस्टेंसी हो जाए तो आप बेशक आप अब्दुल्ला को आप लेफ्ट बैक खिला दें, बिकॉज B93 आज को लेफ्ट बैक खेलते हैं, हालांकि है तो सेंटर मिडफील्डर, सेंटर बैक है सॉरी। तो ही इज कंफर्टेबल ऑन द बॉल, ये अच्छी बात है। तो एक वर्सेटिलिटी डिफेंसिव साइन में हो तो बहुत, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एंड इज ओनली 21-22, तो आप आराम से ऐसे प्लेयर को आप अगले 10 12 13 साल चला सकते हैं एज लॉन्ग एज यू कीप प्लेइंग हिम इन द रेलेवेंट पोजीशंस। बिल्कुल, बिल्कुल और यहाँ पे अगर चलें हम एक अज़्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान अपनी 4-3-3 फ़ॉर्मेशन के साथ ही मॉरिशस के खिलाफ जाता है और अगर इस टूर्नामेंट को भी देखा जाए,
मॉरीशस और डीबूटी के साथ-साथ हम अपनी 4-3-3 नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए केन्या के खिलाफ आई थिंक टैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 4-3-3 में तो केन्या आपको उड़ा देगा। तो 4-3-3 में हमारी डिफेंस तो समझ आ जाती है कि मतलब जो अवेलेबल है उस हिसाब से आपको खड़ी करनी पड़ेगी, और रीजनेबल भी है। दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर एट दिस पॉइंट। आपको नहीं लगता कि हमारी सारी फॉर्मेशन इस वक्त, अगर मैं भी इसका जायजा लूं, इस बात पे खड़ी है कि क्या रईस नबी उस सेंटर डिफेंसिव पोजीशन पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? पूरी फॉर्मेशन इस चीज पे खड़ी हुई है सर। बिल्कुल, बिकॉज जब तक आपको सेंटर मिडफील्डर या डिफेंसिव मिडफील्डर पक्की क्वालिटी का नहीं है ना, या जिस कम से कम जिसको पता है कि भाई किस तरीके से इंटरनेशनल फुटबॉल में एक्सपेक्टेशंस होती, क्या तवक्कुआत होती, क्या क्या जिम्मेदारियां होती किसी प्लेयर पे, तब तक वो अपने आप को सही तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करा सकता टीम में। बिकॉज आपका सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ही होता है जो आपकी टीम का टेम्पो मेंटेन करता है। वो ना सिर्फ दूसरी ऑपोजिशन की टीम्स के अटैक्स को रोकता है मिडफील्ड के अंदर, बल्कि वो फिर जो कहते हैं ना, आपने जब पोजीशन रिसाइकल करनी होती है कि आपने बॉल पकड़ी एंड देन यू होल्ड द बॉल, यू ट्राई टू फाइंड प्लेयर जो आपके डिफरेंट मिडफील्ड के अंदर होते हैं, ताकि कम से कम आप फिर बिल्डअप कर सके अपना। देखिए, तीनों मैच आपके अफ्रीकन टीम्स के साथ है, और पाकिस्तान ने अफ्रीकन टीम्स के साथ कई दिहाइयों से कभी नहीं खेला। ठुड्डे बहुत पड़ने हमारे प्लेयर्स को, चाहे मर्जी वो मॉरिशस हो चाहे वो केन्या हो। केन्या ने तो खैर, उनकी तो क्वालिटी है, बिकॉज केन्या की तो ऐसी टीम है, हम जब उनका भी प्रीव्यू डिस्कस करते हैं, उन्होंने कई मरतबा अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस खेला हुआ है, जीता नहीं, लेकिन कम से कम उनके पास वो इतनी क्वालिटी है कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो उनकी लोकल केनियन लीग में खेलते हैं, यंग बच्चे जो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जो बहुत सारे इनके प्लेयर्स हैं जो यूरोप में भी खेलते हैं डिफरेंट लीग्स और डिफरेंट डिविजन्स के अंदर, जर्मनी में जैसे हो गया, इंग्लैंड में जैसे हो गया, या जितने भी बाकी ममालिक में उनके प्लेयर्स पाए जाते हैं। तो क्वालिटी उनकी बहुत ऑब्वियस होनी है। अब ये भी जाता है कि भाई किस तरीके से आप अपनी प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज पोजीशन तो उनके पास होनी है। जिबूटी निस्बतन कमजोर टीम है, 193 की रैंकिंग के दो ही प्लेसेस हमसे अबव हैं। मॉरिशस की आई थिंक 180 है या 185 है, आई फॉरगेट। केन्या की है 102। तो वाजे फर्क आएगा इन टीम के खिलाफ खेलने में। तो आई थिंक अगर हमारी जो मॉरिशस के खिलाफ अगर हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, डिपेंडिंग कि हम कौन खिला रहे हैं डिफेंस के अंदर, कैसा हमारा प्लान होता है, क्या हम शेप मेंटेन कर सकते हैं, तो केन्या वाले मैच के अंदर होपफुली अब्दुल्ला इकबाल भी होंगे एज अ स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर, एंड जितने भी बाकी प्लेयर्स जो कहते हैं जिनको इस्तेमाल करना जरूरी बनता है उस मैच के लिए, वो भी अवेलेबल होंगे। तो होपफुली यू नो वील बी एबल टू एटलीस्ट कीप थिंग्स टाइडी, बिकॉज आपको काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खेलनी पड़ेगी। फिर उसके अंदर जाता है कि आप अपने अटैक या मिडफील्ड में क्या पेश रखते हैं। रईस नबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, बिकॉज वो काफ़ी अरसे से उनके पास वो क्लब नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अपनी ट्रेनिंग मेंटेन रखी थी, उन्होंने फिटनेस बरकरार रखी थी जिस तरीके से वो कर सकते साथ में। और सुनने में आया कि वो ग्रीस के अंदर वापस अपना क्लब करियर रिवाइव करना चाहते हैं, और अभी तक वो उम्मीद है कि जब अगला सीजन आएगा तो उनको कम से कम एक एक्टिव क्लब रोल भी मिलेगा एज ए प्लेयर के तौर पे। तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो अपने आप को इस लेवल पे इंटरनेशनल फुटबॉल में विदाउट प्रेशर, बिकॉज ये तो फ्रेंडली मैचेस है ना साथ में, विदाउट प्रेशर, हम कहते हैं ना जैसे क्रिकेट में नेचुरल गेम खेलो, कम से कम जिस तरीके से वो कंफर्ट लेवल दिखा सकते हैं मिडफील्ड के अंदर, तो उनके लिए, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बिकॉज डिफेंसिव मिडफील्डर एक ऐसी पोजीशन है जो काफी अर्से से पाकिस्तानी फुटबॉल ने अब तक प्रोड्यूस नहीं की। रजब अली हजारा थे एक जमाने में डोमेस्टिक लेवल पे जो आए थे, और दो तीन और भी प्लेयर्स थे उससे पिछले सालों के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी उनको मौका, या तो उनको मौका नहीं मिला वेरियस टाइम्स एंड रीजंस, या जिस लेवल पे वो खेलते हैं पाकिस्तान में उस लेवल पे वो रेप्लिकेट ना कर सके इंटरनेशनल, बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल की पेस, डिमांड्स, फिजिकलिटी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत के जो आप अपने डोमेस्टिक फुटबॉल पाकिस्तान में अगर आप खेलना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें क्या कहते हैं, अगर हम रईस नबी को समझें, सवालिया निशान बहुत थे, पर उनको रखने के बाद ये भी समझ आती है कि ये बहुत ही बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। लगता तो यही है कि मतलब आपके पास चोट बड़ी गहरी है और आपने इस वक़्त सनी प्लस लगा के गुज़ारा कर लिया, क्योंकि आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा और आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक एतजाज हुसैन जैसा प्लेयर सामने नहीं आता, जब वो एलिजिबिलिटी उनकी मीट नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन जो भी तरीका कार होता है, बिकॉज आपने भी अपनी पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया, मैं भी जिक्र करता हूं अपने ट्विटर स्पेसेस में भी और सोशल मीडिया पे भी, कि चूंकि वो नॉर्वेजियन पाकिस्तानी है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने फॉर्मली तौर पे नॉर्वे के पाकिस्तानीज को विदाउट क्वेश्चन ड्यूल सिटीजनशिप
अब तक वो नहीं जारी की जिस तरह वो एग्जाम बाकी ममालिक में जिनसे पाकिस्तान के साथ ड्यूल सिटीजनशिप एग्रीमेंट्स हैं। तो ये जाता है कि कितनी देर उनकी कागजी कार्रवाई जितनी भी उनका प्रोसेस होगा पाकिस्तानी नाइकॉप और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कितना टाइम लगता है, हु नोस। बट आई होप जब भी उनका प्रोसेस हो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, ताकि कम से कम ना वो सितंबर में जो वो फीफा विंडो होनी है कम से कम उसमें आके खेल सके, तो बहुत पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन तब तक एहसास हुसैन नहीं आते, आपके पास डिफेंसिव मिडफील्डर्स का है, तो आपको रईस नबी जैसे प्लेयर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या रईस नबी को या आपको अब्दुल्ला इकबाल को, डिपेंडिंग अगर आपकी सेंटर बैक पेयरिंग मुकम्मल है किसी तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल और चलें ये तो स्टेडियम का एक मसला है बट आगे थोड़ी-सी अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है जिसमें आपके पास आलमगीर और हारून हामिद से उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो अटैकिंग रोल में 4-3-3 खेल रहे हैं तो कम से कम वही स्टार्ट कर रहे होंगे। और थोड़ा-सा आगे जाएँ तो मुझे लगता है पाकिस्तान के पास अब बड़े अच्छे अटैकिंग ऑप्शंस सामने आ रहे हैं जिसमें ओटिस खान ऑफ कोर्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपना डेब्यू कर रहे होंगे और बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं। अगर आप उनकी फुटबॉल भी देखें तो उनको शौक है गोल करने का, अब क्या कहते हैं कट इनसाइड करने का, शूटिंग एबिलिटी उनकी अच्छी है। अभी एफए कप का क्वार्टर फाइनल खेल के आ रहे हैं तो ही इज़ इन वेरी वेरी गुड फॉर्म इन दैट सेंस। और उसके साथ-साथ आपके पास दूसरी विंग पे अब्दुल समद भी हैं जो मालदीव के खिलाफ काफ़ी लाइवली लगे हुए थे, एक यंग प्रोस्पेक्ट हैं बट काफ़ी टैलेंटेड हैं। स्ट्राइकर्स में हमारे पास ऑप्शन एक वहीद की भी है और हसन बशीर की भी है और इससे थोड़ी देर पहले आपने फिजिकलिटी की बात की, आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान के पास अच्छी ऑप्शंस इस तरह है कि हसन बशीर भी 6 फुट प्लस तकरीबन, अब्दुल्ला इकबाल 6 फुट आई बिलीव 6 फुट 4, ईसा सुलेमान 6 फुट 1, यूसुफ बट अबव 6 फुट, बाकी सारे प्लेयर्स पे रईस भी आई थिंक काफ़ी अच्छी हाइट है उनकी। तो पाकिस्तान की फिजिकल प्रेजेंस है कम्पीट करने के लिए। तो आई थिंक स्क्वाड पे डिपेंड करेगा कि शहजाद अनवर किसको स्टार्ट करते हैं बट आप इस फ्रंट 5 को किस तरह देखते हैं? आई थिंक ये काफ़ी एक्साइटिंग है मेरी नज़र में तो। मैं समझता हूँ कि ये आई थिंक ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तानी फुटबॉल फॉलो करता आ रहा हूँ। हमने डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी देखा जब मोहम्मद ईसा, आरिफ महमूद, मोहम्मद रसूल जैसे प्लेयर्स मंजर यहाँ पे सामने आए थे। उसी दौरान फिर हसन बशीर मियाँ भी सामने आए थोड़ी देर के लिए, मतलब जब ओरिजिनली जब 2011-12 में जब उन्होंने अपना पाकिस्तान का करियर स्टार्ट किया था, तो उम्मीद थी कि यार कम से कम ना अगर अटैकिंग आपका ना आपके विंगर्स, आपके सेंटर फॉरवर्ड्स, आपके जो अटैकिंग टैलेंट होता है कम से कम एक अच्छी उनमें एक कॉम्बिनेशन बन सके, ताकि कम से कम आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। अगर आपने लॉन्ग बॉल खेलनी तो आपके पास एक स्ट्राइकर होना चाहिए, अगर आपने पोजीशन फुटबॉल में खेलनी जिसमें कम से कम एक जो फॉल्स नाइन को फॉरवर्ड खेल सके, डीप डाउन जो ट्रैक बैक कर सके, या आपने अगर 4-3-3 टाइप खेल जिसमें आपके दो वाइड प्लेयर्स हों जो कि आपके सेंटर फॉरवर्ड को सपोर्ट कर सकें, वो बहुत अहम होता है। तो यस, ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे अटैकिंग टैलेंट्स को, नॉट जस्ट इन अटैक बट ऑल्सो इन मिडफील्ड, बिकॉज आलमगीर गाजी की पासिंग रेंज बहुत मशहूर है, बिकॉज उनकी ही हैज़ ए गुड आई फॉर गेटिंग अ गुड पास अप फ्रंट जब भी उनको मौका मिलता है। क्या कहते हैं यूफोन का जो केपीके और बलूचिस्तान कप के जो फाइनल हुए थे ग्रैंड फाइनल में, उनका बहुत वाज़ेह किरदार था डीएफए चित्राल को वो ग्रैंड फाइनल जिताने में, जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल डेढ़ पहले। तो मैं समझता हूँ कि आलमगीर गाजी भी और इसके साथ हारून हामिद भी काफ़ी लाइवली मिडफील्डर हैं, गुड ऑन द बॉल, गुड ऑन हिज फीट, लाइक्स टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, अभी भी वो 19-20 साल के हैं, ही स्टिल वेरी यंग। एक चीज़ मैं ओटिस खान के बारे में ज़रूर कहूँ कि ओटिस खान की जो सेट पीस डिलीवरी है वो बहुत क्रूशल है, क्योंकि मैंने पिछले दो मैचेस जो पाकिस्तान के हुए थे ना, नेपाल और मालदीव के खिलाफ, उसमें हमारी सेट पीस डिलीवरी बहुत उसने मैं बहुत मायूस हुआ था उससे, क्योंकि नेपाल के खिलाफ आई थिंक जैनुल आबिदीन इसाक थे जिनको दिया गया था कि आपने ये कॉर्नर किक्स जैसे लेनी हो या अपने फ्री किक्स लेनी हो, जो सेट पीस डेड बॉल सिचुएशन होती है, उनकी डिलीवरी हालांकि डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी अच्छा खेलते, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर होगा या वही बात है ना कि प्लान थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उनकी डिलीवरी पे काफ़ी लोग मायूस हुए थे। ओटिस खान का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई डायरेक्ट फ्री किक मिलती है, या आपने कॉर्नर किक लेनी है, या आपने इंडायरेक्ट फ्री किक लेनी है, ओटिस हैज़ अ गुड राइट फुट। तो ओटिस की डिलीवरी अगर आपकी क्या कहते हैं ना, जो जॉसलिंग आप करते हैं स्पेस में, कि आप उस पास को या उस क्रॉस को या उस पंट को अगर आप पिक कर सकते हैं, तो हसन बशीर हो गया या आपके सेंटर बैक पेयरिंग्स हो गए जिनका अच्छा कद काठ है, दे कैन प्रॉब्ली यूज दैट टू देयर एडवांटेज, ताकि ना कम से कम वो सेट पीस पे भी गोल करने का उनको मौका मिले। तो ये ओटिस खान की, सिर्फ ओटिस खान की पेस और उसकी एक्सपीरियंस और उसकी जो शूटिंग और का जो स्टाइल है कि वो खेलना, वो गोल स्कोर करना भी बड़ा पसंद करते हैं, गोल क्रिकेट भी बड़ा पसंद करते हैं, डाउन द विंग हो, बिट अप फ्रंट हो वगैरह, ये बहुत अच्छी बात है। अब्दुल समद अरशद जो अभी रिसेंटली आई थिंक अभी एचपी कूक के लिए खेलते थे,
डेनमार्क में, आई थिंक उनको रिलीज कर दिया गया है, इफ आई एम बिल्कुल। नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक होपफुली ये इन 3 मैचेस में, एंड होपफुली इंशाल्लाह उसके बाद सैफ कप के अंदर वो इतना इंप्रेस कर दे कि उनको अच्छे अच्छे क्लब्स की ऑफर आने लग जाए। और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल फुटबॉल से बेहतर और कोई तरीका नहीं होता किसी भी प्री सीजन में लोगों को इंप्रेस करने का। वहीद का ये था कि वहीद, अगर आप काउंटर अटैकिंग पोजीशन में खेलते, बिकॉज वहीद ने जिस तरह 2019 के अंदर जो एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप क्वालिफायर्स में जो गोल स्कोर किए थे कुवैत के खिलाफ और आई थिंक फलस्तीन के खिलाफ, वो देखने वाले थे, द काइंड ऑफ क्वालिटी ही शोड। तो मैं समझता हूँ फ्रॉम ए काउंटर अटैकिंग परस्पेक्टिव ही कैन, पेस भी उनकी अच्छी है, उनकी बॉल कंट्रोल भी अच्छी है, ड्रिबलिंग भी अच्छी है। शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से उनकी स्किल सेट अभी थोड़ी सी पीछे रह गई हो, लेकिन उम्मीद है कि इन मैचेस के बाद जब उनको मौका मिलता है आइदर एज ए स्टार्टिंग रो या ऑफ द बेंच जब आते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे, वो कम से कम उस कॉन्फिडेंस को रिगेन कर सके। तो अटैकिंग टैलेंट माशाल्लाह। और हसन बशीर ऑफ कोर्स 36 इयर्स ओल्ड, एक्सपीरियंस भी है। और आई थिंक ही जस्ट कप कुछ ही गोल्स उनके रह गए कम से कम ना, जो पिछले 20 साल में 25 साल में जो पाकिस्तान नेशनल टीम के जो टॉप स्कोरर थे, वो उनको आई थिंक मोहम्मद ईसा थे, आई थिंक बिल्कुल। उनके ईसा के फिर 11 तो गोल थे। ईसा के 11 गोल थे सीनियर लेवल पे। बिकॉज बहुत बिल्कुल। सारे लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पे भी कहा और लोगों ने कई साल से कहते हैं कि ईसा जैसे प्लेयर्स बड़े जबरदस्त, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर थे अपने दौर में, जनरेशनल टैलेंट थे, या उस दिहाई का वो बड़ा जबरदस्त टैलेंट थे। रिकॉर्ड्स के अंदर ना हमेशा सीनियर लेवल के मैचेस के रिजल्ट्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अंडर 23 लेवल में सिर्फ पाकिस्तान के लिए सैफ गेम्स 2004-2006 में जितवाई थी, बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया था, यूथ लेवल पे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उम्मीद है कि हसन बशीर भी अपने इस स्टेज ऑफ द करियर में, हालांकि पाकिस्तान पे जो फीफा बैन हुए, जो पाकिस्तानी जो तनाज़ा चलता है पीएफएफ के मसाइल के बारे में, बहुत मैचेस हमें मौका नहीं मिले जिसमें हसन बशीर बड़े आराम से बासानी टॉप स्कोरर बन सकते थे पाकिस्तान टीम के। लेकिन अब उम्मीद है कि कम से कम उनको ये मौका मिलेगा मॉरिशस, केन्या और जिबूटी के खिलाफ है, कम से कम वो अपने इस रिकॉर्ड को बीट कर सकता है, कम से कम वो भी कहें कि यार देखो, टाइम तो लग गया लेकिन यार गोल बड़े किए हमने पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी पे पाकिस्तान की टीम को थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करें, बेंच पे भी ऑप्शंस हैं। शायद दोस्त मौजूद हैं आपके पास और उनके साथ-साथ आपके पास अगर वहीद स्टार्ट नहीं करता तो वो भी आप बेंच यूज़ कर सकते हैं। वलीद भी आपके पास मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि अटैकिंग टैलेंट नहीं है, बेंच पे भी है मतलब बनिस्बत जो पाकिस्तान ऑफ़र कर सकता है इस वक़्त, तो वो अपॉर्च्युनिटी तो अच्छी है। सवालिया निशान गोल का ज़रूर है। इस वक़्त जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, हसन बशीर के अलावा किसी ने आज तक इंटरनेशनल गोल नहीं मारा। और इसी पे मैंने आपसे भी एक सवाल करना था, इसको हम थोड़ा और भी चेक कर सकते हैं। क्या कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने इंटरनेशनल डेब्यू पे गोल मारा है? क्योंकि ये रिकॉर्ड कीपिंग मुश्किल तो सवाल स्केची है। है। रिकॉर्ड कीपिंग स्केची है। पिछले 25 साल में तो मुझे नहीं लगता किसी ने मारा है। आई मुझे नहीं लगता, मतलब मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि किसको कब खिलाया था या कैसा था, फर्स्ट स्टार्ट या फर्स्ट। आई ऑनेस्टली डोंट नो। रिकॉर्ड्स ही नहीं है आई बेसिकली। ऑनेस्टली तो हम अगर एज़ अ कॉम ये कह हो सकते हैं कि अच्छा हमारे रिकॉर्ड शुरू हो रहे हैं यार पिछले 20 एक साल से जिस पे हमें पता है, तो फिर अगर किसी ने गोल मारा जिसमें ओटिस के बहुत हो सकता है चांसेस हों मॉरिशस के, तो पहले पाकिस्तानी बन सकते हैं जिनको हम रिकॉर्ड बुक्स में एंटर कर लें कम से कम कि जिनने पहला डेब्यू पे गोल मारा है। एंड आखिरी सवाल, ये जो आपने हसन बशीर वाली बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्योंकि आपको गोल्स चाहिए और गोल्स की रिलायंस जो है आपको एक्सपीरियंस के साथ भी चाहिए होती है क्योंकि एक्सपीरियंस का बहुत शदीद मसला है इस टीम में। 21 एवरेज एज है इस टीम की, बड़ा मुश्किल 21 एवरेज एज है। ज्यादातर स्क्वाड ने खेले ही 2 इंटरनेशनल मैचेस हैं अगर आप चंद प्लेयर निकाल दें। तो एक तो हसन बशीर का एक्सपीरियंस, बाकी जो कुछ प्लेयर्स हैं यूसुफ हो गए, बाकी जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे, बट ये गोल्स निकालने वाला काम। और अगर आप देख रहे हैं हसन बशीर को 6 मैचेस का मौका मिलता है, आपको क्या लगता है कि हम 1 महीने बाद अगर गुफ्तगू कर रहे होंगे, क्या हसन बशीर पाकिस्तान के ऑल टाइम टॉप स्कोरर होंगे? पिछले 25-30 साल का जो रिकॉर्ड था, इंशाल्लाह लजीज मैं चाहता हूं कि वो गोल स्कोर उनको मिले, बिकॉज मैं समझता हूँ मॉरिशस के खिलाफ और जिबूटी के खिलाफ और सबसे बड़ी बात ये भी है, आपने चीज मिस आउट कर दी, हसन बशीर इज अ वेरी गुड पेनल्टी टेकर। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही बात है ना कि चलें, अगर आप प्रैक्टिस ग्राउंड्स में या लोकल टूर्नामेंट्स में अपने प्लेयर्स के लिए आप पेनल्टीज ले सकते, हालांकि मैंने ये बहुत बड़ा देखा कि पाकिस्तान में अच्छे पेनल्टी टेकर्स का एक बड़ा शदीद किस्म बहरान का है। फुकदान है।
बिल्कुल, बहुत बड़ा फुकदान है, बिकॉज मैं जब भी कोई लोकल टूर्नामेंट से पेनल्टी शूट आउट देता, अभी जो रिसेंटली जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का, थर्ड प्लेस ब्रॉन्ज मेडल मैच में नेशनल गेम्स कोयटा में हुई थी। अम, सिवाय एक आध प्लेयर के, सारी की सारी जो बाकी पेनल्टीज थी वो बहुत आराम से सेवेबल थी, और बहुत सारी दो तीन पेनल्टीज बड़े आराम से सेवेबल, बिकॉज दे वर वेरी वीक। ये एक नफसियाती इशू तो है ही है, बिकॉज अच्छे अच्छे प्लेयर से पेनल्टी मिस हो जाती है जब वक्त आता है। इसमें कुछ, जब मेसी और रोनाल्डो मिस कर सकते हैं तो आप क्या चीज हो भाई। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम ना पेनल्टी टेकर की कंसिस्टेंसी के लिहाज से आई डोंट थिंक हसन बशीर ने अब तक करियर में कोई एक ही पेनल्टी अगर मिस की हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल यही स्टैट सुनने में आता है कि हसन बशीर का रिकॉर्ड ऑन पेनल्टीज क्लब एंड कंट्री का 100% है। और जिस तरह आपने कहा, ये एबिलिटी पे तो है नहीं, ये प्रेशर पे होती है। और हसन बशीर ने जिस मौके पे पेनल्टीज कन्वर्ट की हुई हैं 2015 के मैच यमन के खिलाफ, मतलब उस वक्त तो खैर से 22 करोड़ अवाम का प्रेशर एक बंदे पे होगा कि भाई ये पेनल्टी कन्वर्ट कैसे करनी है। फिर उसके बाद नेपाल के खिलाफ भी बाद में आप देखिए, उससे पहले आप मकाओ के खिलाफ भी देख सकते हैं, दोबारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी। और मैंने ये सुना है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम तो है ही है, बट कोई राज़ी नहीं होता पेनल्टी लेने के लिए। लोग वाक़ई लेना ही नहीं चाहते कि यार ये हमसे तो प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पहले भी मुझे लगता है इसीलिए समर इसहाक एक ज़माने में लेते नहीं, क्योंकि वॉलंटियर करके वही लेते थे। और उन्होंने भी बीच में वो मालदीव के खिलाफ पेनल्टी मिस कर दी थी 2010 के एशियन गेम्स में। अदनान अहमद, हालाँकि वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2009 के सैफ चैंपियनशिप में मिस की थी। तो ये हसन बशीर का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि किसी मौके पे 70th 80th मिनट इंजरी टाइम में पेनल्टी आ गई ना, तो किसी ने वॉलंटियर नहीं करना उस पेनल्टी को लेने के लिए। वही बात है ना, क्योंकि आप लोकल लेवल पे तो आप ये कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि भाई ना दबाव है ना कुछ, ना कोई खास क्राउड है। इंटरनेशनल लेवल पे ना, जब दबाव पड़ता है ना कि आपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और सब चीजें आप पे, आपके कंधों पे आके चली जाती है, तो उस पे हैविंग अ वेरी स्ट्रांग हेड, वो हसन बशीर ही है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक डिपेंडिंग कि अगले कुछ महीनों में क्या कहते हैं डेवलपमेंट्स होती हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम के और स्ट्राइकिंग एबिलिटीज में, हसन बशीर शुड बी द गाय हु टेक्स द पेनल्टी। बिकॉज वही बात है ना, अगर बिलफर्ज आप हसन बशीर को सेकंड हाफ में लाना पसंद करते हैं, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि काउंटर अटैक में आपके पास थोड़ी पेस हो, तो एक सवाल उठता है, अगर पेनल्टी तब मिलती है तब कौन लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लगता है अब उसे हॉकी जान तो नहीं है मोहम्मद ना, खान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओटिस ओटिस खान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और अब आई थिंक ओटिस के पास इतना तो तजर्बा और क्या कहते हैं कि वो चीज़ को सस्टेन कर सकें। लेकिन ये ज़रूर बात है कि अब हॉकी तो नहीं है ना कि आप रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस कर सकें, या जिस तरह बिल्कुल, एनसीडब्ल्यू अमेरिका की सॉकर में होता है कि आप रोलिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि यार फलाने रोल पे इसको ले आओ, फलाने रोल पे इसको उठा लो। आपको एक ही बार प्लेयर को लाना पड़ता है, या आपको एक ही बार प्लेयर को निकालना पड़ता है। तो आई होप कि अगर नौबत आ जाए पेनल्टीज पे, हसन बशीर पिच पे हो बस। ये हाँ, मेरी बस इल्तिजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह हम ज़रा थोड़ा-सा अगर अपना रुझान करें मॉरीशस की टीम की तरफ, तो ये वो टीम लगती है, ये और ये बूटी जिसके खिलाफ पाकिस्तान रिज़ल्ट निकाल सकता है। केन्या जिस तरह हमने थोड़ी-सी बात की, वो तो मुश्किल लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। रैंकिंग जो मॉरीशस की है वो 180 है। और जहाँ तक इस वक़्त रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान ने कभी मॉरीशस के साथ खेला नहीं है अपनी हिस्ट्री हम्म। में। और हम्म। मॉरीशस को इतने अच्छे फ़ॉर्म में नहीं है, अगर आप इसको ज़रा जायज़ा लें। पिछले 8 मैचेज़ में वो एक भी विन नहीं निकाल सके। और आखिरी दफ़ा खेले भी वो 2022 की जुलाई में थे, जिसमें वो मलावी के खिलाफ हार गए। कोसाफा कप खेल रहे थे साउथ अफ्रीका में, लेसोथो से 2-1 हार गए। और मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट जो उनका पिछले साल का है ना, वो है नेपाल के खिलाफ, जो काठमांडू में 2 फ्रेंडलीज़ हुए थे। और वो दोनों 1-0 आइडेंटिकल स्कोर लाइन से मॉरीशस हार गया था नेपाल से। हम्म। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर नेपाल हरा सकता है, तो पाकिस्तान अपना मैच लेके मॉरीशस तक जा सकता है। बेशक वो होम क्राउड हो, इस पे पाकिस्तान एफर्ट जान मार के कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकता है। लेकिन बिफ़ोर हम कहें कि उनकी फ़ॉर्म कैसी है, हम ये भी बताते जाएँ कि मॉरीशस के पास 7 ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं, जो पिछले कम सन स्क्वाड में थे, अभी तो उनके अनाउंस नहीं हुए फुल। हाँ जी, बिल्कुल। तो वही बात है ना कि ये मौका अच्छा है कि ऑन पेपर तो आप हरा सकते हैं मॉरिशस को, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या क्या एस्पेक्ट हुँ, होता है, हुँ। किस तरह के प्लेयर्स खिलाते हैं, किस तरह के टैक्टिक्स होते हैं, कितने हमारे प्लेयर्स को ठुड्डे पड़ते हैं, ये इस पे जाता है साथ में। बट मैं समझता हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट कि एज लॉन्ग एज के ओटिस और आपके जो अटैकिंग टैलेंट है, ओटिस, हसन, फहीद हो गया या अब्दुल समद हो गया, जो भी जिसको भी कोच आजाद खिलाते हैं, और एज लॉन्ग एज के सेंट्रल मिडफील्ड में रईस नबी पुल्स इन एन एब्सोल्यूट शिफ्ट,
ताकि कम से कम ना कि वो भी क्या कहते हैं किसी तरीके से चीज को टेम्पो कर सके। मैं नहीं कह रहा कि ही बिकम्स पीक क्लॉड मैकलेली या सर्जियो बुस्केट्स टाइप बन जाए, या यू नो कोई भी प्लेयर आप देख सकते हैं साथ साथ में कैसेमीरो बन जाए। मैं नहीं कह रहा, नहीं, कम से कम ऐसा हो ना कि वो अपने बाकी मिडफील्डर्स को एक कवर प्रोवाइड कर सके, अपने डिफेंस को आगे एक एक अच्छी एक शीशा पिले दीवार बन सके उनके लिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वी कैन पुल रिजल्ट आउट, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो दोनों मैच खेले, दोनों हमने 1-0 की स्कोर से हारे। नैरो विक्ट्रीज थी दूसरी टीम की। नेपाल ने भी एक ने हमें 1-0 से हराया, मॉरिशस ने, मालदीव ने भी 1-0 से हमें हराया। तो अब ये जाता है कि क्या लड़कों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर वो है कि यार देखो, हारे तो हम मैच थे लेकिन पॉजिटिव्स भी थे इसके अंदर। अब बहुत जरूरी है कि हम जो भी चांसेस मिले उनको हम कन्वर्ट भी करें, या कम से कम हम टारगेट तो टेस्ट करें, ताकि कम से कम कीपर तो उनका टेस्ट हो ना, कि कोई भी हेडर आए या कोई एफर्ट हो या कोई शॉट आए, कम से कम कीपर को, मॉरिशस कीपर को सेव करने में मजबूरी हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले, शायद पोजेशन पे वो ज्यादा फोकस ना रखे, क्योंकि होम टीम होगी मॉरिशस की। अब डिपेंड करता है किसको खिलाते हैं, क्या उनके टैक्टिक्स होते हैं वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिजल्ट ले सकते हैं, बिकॉज जीतना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए। क्योंकि जब आप एक बिल्कुल। मैच जीतते हो ना, जो आप पे कई सालों का जो बोझ है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 के बाद से 3 साल कोई मैच नहीं खेला, जब तक वो नेपाल वाला फ्रेंडली नवंबर 2022 में नहीं आया, और अब मॉरिशस का जो मैच आया है, और अब ये 6 मैच आ रहे हैं पोटेंशियली इस महीने के अंदर। जीतना बहुत जरूरी है। जीतेंगे तो कम से कम आपकी टीम में, आपके प्लेयर्स में और आपके स्क्वाड में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये मैच जीता है, अब अगले मैच की बारी है, फिर अगले मैच की बारी है। बिल्कुल। ताकि ना कम से कम आपके पास एक अच्छा स्टार्ट हो, तो कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि जैसे सेकंड मैच केन्या के खिलाफ है, अगर हम किसी तरीके से कोई रिजल्ट निकालें, ड्रॉ भी हो जाए, वो एक जीत है भाई हमारे लिए, इतनी बड़ी हाई रैंकिंग टीम के साथ, और उस पे वो फिर फीफा रैंकिंग पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे साथ साथ, बिकॉज ये हो रहा है जून विंडो के अंदर। बिल्कुल। सैफ कप जून विंडो से बाहर हो रहा है, तो उसके बिल्कुल। रैंकिंग पॉइंट्स कम होंगे बनस्बत की जो इस विंडो में इन 3 मैचेस के होंगे। दोस्ताना मैचेस हैं, बट ये बहुत अहम मैचेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरह थोड़ा-सा अगर हम मॉरिशस की अपनी टीम को देखें, अभी फाइनल स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो पिछले कुछ मैचेस में उनके प्लेयर्स खेलते रहे, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नाम जो सामने आता है, उनके अपने कैप्टन हैं लिंडसी रोज़, जो इस वक़्त लेगिया वारसो में खेल रहे हैं। पिछले सीज़न एक्स्ट्राक्लासा में उनके पास 22 अपीयरेंसेस थी, 1 गोल थी। 31 के हैं, अच्छी एज में है फॉर अ डिफेंडर। बट उसके साथ-साथ एक तो 5 अपीयरेंसेस मॉरिशस के लिए भी हैं, बट फॉर्मर फ्रेंच अंडर 18 टू अंडर 21 इंटरनेशनल हैं, जिसके 32 अपीयरेंसेस हैं। और पहले वो लियों के लिए भी खेलते रहे, लॉरियों के लिए भी खेलते रहे, और लेगिया वारसो पोलैंड का बड़ा मशहूर क्लब है। तो ये आई थिंक एक अच्छा डायमेंशन उनकी टीम में ऐड करता है। और इसी तरह अगर हम थोड़े-से उनके मज़ीद अटैकिंग ऑप्शंस को भी देखें, डिलन कॉलर्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हैं, पार्ट 23 ईयर ओल्ड, एक गोल भी मार चुके हैं मॉरिशस के लिए, रिसेंटली उन्होंने खेलना शुरू किया है, और करंटली मैरिटीमो के लिए खेल रहे हैं पोर्चुगीज़ प्राइमेरा लीगा में, लेकिन ज़्यादातर उनका टाइम गुज़रता है उनकी बी टीम के लिए, और उनके उसमें भी अच्छे खासे 12 अपीयरेंसेस हैं, और वो 1 गोल कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है मॉरिशस के पास ऑप्शंस नहीं है। और इसी तरह अगर आप आपको थोड़ा-सा और तबसरा करें, तो आपको नज़र आता है कि मॉरिशस भी अपने फ्रेंच बॉर्न टैलेंट को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। एक और प्लेयर है उनके, जॉर्डन फ्रांसवा, और वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने जॉइन किया है, 2 अपीयरेंसेस हैं और 1 गोल भी है। जॉर्डन फ्रांसवा जिनकी मैं बात कर रहा था, उसके साथ-साथ एशली नज़ीरा भी हैं उनके पास, जो इस वक़्त मॉरिशस के लिए खेलते हैं, बट इनकी एक और सब कॉलोनी की कोई डिवीजन है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डिवीजन है फ्रांस की कॉलोनी की, जो मॉरिशस से भी बड़ी हेवीली लिंक्ड है। तो वहाँ की की लीग में इनके काफ़ी सारे प्लेयर्स खेलते हैं, आई थिंक उनको वहाँ पे काफ़ी एडवांटेज भी हासिल हो जाता है। तो एक्चुअली नज़ीरा जो है वो 27 ईयर ओल्ड हैं, एक तो 18 अपीयरेंसेस मॉरिशस के लिए भी हैं, और 8 गोल भी मार चुके हैं। और वो जो क्लब में खेलते हैं उसका नाम है सेंट पॉलीज़, और 34 अपीयरेंसेस, और उनके 15 गोल्स वहाँ पे हैं। इसी तरह उनके पास एक तो और भी बड़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, जो लोअर टियर फ्रेंच लीग्स में 4 डिवीजन में खेलते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह पूरी दुनिया एक ट्रेंड पाकिस्तान समेत अपने ओरिजिन प्लेयर्स को, या ऐसे बैरूनी मुल्क जो उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं उनको यूज़ कर रहा है, तो मॉरिशस भी कर रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल पुश ओवर होंगे, मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन तो वो बहुत अच्छा हमें देंगे। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, और आपने बहुत अच्छा किया ना कि हमारे फैंस को भी आगाह कर दिया कि इनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि बड़े अच्छे लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे वो खेलते भी आए हैं। अब चूंकि मॉरिशस एक निस्बतन छोटा मुल्क है,
इसी के साथ साथ इसी सदर्न इंडियन ओशन के अंदर जो अफ्रीकन कंट्रीज में आपका आता है कोमोरोस, कोमोरोस ने भी अपने फ्रेंच बॉर्न डायस्पोरा को बड़ा सही तरीके से यूटिलाइज किया, क्योंकि वो भी फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है। और उन्होंने भी वो काफ़ी उन्होंने के सडनली उनकी जो रिजल्ट्स हैं बहुत इंप्रूव हुए हैं। आप देख लें इक्वेटोरियल गिनी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक वो आई थिंक पोर्चुगीज क्या कहते हैं, उनके ज़्यादातर जो बहुत सारे उनके पोर्चुगीज ओरिजिन के प्लेयर्स होते हैं जो पोर्चुगल में रहते हैं, माँ बाप की तरीके से या ददियाल ननियाल के तरीके से, उन्होंने भी उन प्लेयर्स को यूटिलाइज किया और आजकल वो भी रेगुलरली अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफाई करने लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से, यूरोपियन साम्राज्यत की वजह से बहुत सारे जो किसी भी इन छोटे छोटे गरीब ममालिक में बहुत सारे अफराद जो चले गए हिजरत करके यूरोप के अंदर, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल वगैरह, जहाँ जहाँ इनकी रवाए जाते हैं, ये एक नेमत है उनके लिए, बिकॉज उनको पता है कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे चूंकि हमारा फुटबॉल जो है वो इतने लेवल का नहीं पहुंचा कि हम साउथ अफ्रीका, मलावी, गाना, नाइजीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, डीआरसी वगैरह को हम मुकाबला कर सकें। तो चलो यार, हम अपने डायस्पोरा से प्लेयर हम तलाश करते हैं। और जो बड़ी बड़ी साइड्स हैं अफ्रीका की, सबसे बड़ी एग्जांपल मोरक्को। मोरक्को ने अपने 2022 वर्ल्ड कप के अंदर जब सेमीफाइनल तक पहुंचे, और वो उस 23 मैन स्क्वाड के अंदर, मेंबर स्क्वाड में 14 थे जो सारे ओवरसीज बॉर्न एंड रेस्ड थे, लेकिन वो उनके मुताबिक तो मोरक्कन है। पाकिस्तान के अंदर अब तक वो जो डायस्पोरा का जो डिबेट है, चूंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे अफराद जो हैं हमारे, वो उनका चूंकि वर्ल्ड व्यू अपने लोकल फुटबॉल से कभी बाहर आगे नहीं गया, या जो कम से कम जिन्होंने कहानियां सुनी थी हमारे पिछली जनरेशन के प्लेयर्स के बारे में, मैं समझ सकता हूँ उनकी इस कर्ज को। लेकिन फुटबॉल आपके सिर्फ लोकल इलाके तक महदूद नहीं, फुटबॉल 200 ममालिक खेलते हैं, और जब तक आप 200 ममालिक के मुताबिक नहीं चलेंगे ना, आपका फुटबॉल कभी आगे नहीं जाएगा। तो यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मॉरिशस विल नॉट बी पुश ओवर्स, लेकिन अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, मैं समझता हूँ। उनकी भी जो क्वालिटी होगी, आई थिंक इट विल बी इवन। मैं नहीं समझता कि कोई एक टीम हावी रहेगी। अगर कोई रिजल्ट हुआ तो वो भी शायद कोई 1-0 का ही रिजल्ट हो, या मे बी 2-1 हो, डिपेंडिंग कि कितने चांसेस दोनों टीमें क्रिएट करती हैं। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते, ताकि पाकिस्तान को पहले अपनी विक्ट्री मिले इन पिछले 4 साल। आई थिंक पाकिस्तान की आखिरी जो विन थी वो 2018 के सैफ कप में ही थी, जब हमने बिल्कुल, भूटान को 3-0 हराया था बिल्कुल, सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बड़ी अशद ज़रूरत थी इन मैचेस के लिए, जिस तरह हम खेले हैं, ये शायकीन को बताते जाएँ कि ये पाकिस्तान की टीम जो अब 6 मैचेस इंशाल्लाह खेलने जा रही है सैफ चैंपियनशिप और 4 नेशन कप की, पिछले 8 साल में हम 9 मैचेस खेले हैं। तो इसका तो हमें विज़िबल फ़र्क नज़र आएगा टीम के अंदर, आपको क्या लगता है? जब ये मैचेस 6 गुज़र जाएँगे रिगार्डलेस ऑफ रिज़ल्ट्स? हाँ बिल्कुल, जब 6 मैचेस गुजरते हैं और खास तौर पे अगर आपकी स्टार्टिंग लाइनअप रिलेटिवली सेम रहे, 80 to 90% जो आपकी स्टार्टिंग लाइनअप है वो द सेम प्लेयर्स ने, 8 या 9 प्लेयर्स जो कि हमेशा अपने पोजीशंस को मेंटेन रखते हैं, तो कम से कम उनको भी समझ आ जाए कि भी इंटरनेशनल फुटबॉल में होता क्या है। मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, जो आपके डायस्पोरा वाले प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी निजात जो यूरोप से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो तो एक अपने प्रोफेशनल एक आउटलुक लेके आ रहे हैं ना। जो कोई डोमेस्टिक प्लेयर है, जाहिर सी बात है उनको कभी पहले मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई, कुछ प्लेयर्स होंगे जिन्होंने यूथ लेवल पे एक टूर्नामेंट खेला, एएफसी लेवल, अंडर 19 का जो चैंपियनशिप थी, या जो अंडर 16 की जो चैंपियंस थी सैफ लेवल में, हसीब वाज द कैप्टन ऑफ दैट सैफ अंडर 16 बॉयज टीम जो फाइनल तक पहुंचे। बदकिस्मती से वो 2018 में बांग्लादेश से ऑन पेनल्टीज हार गए थे। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत महदूद किस्म का है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में होता क्या है। इन 6 मैचेस के बाद रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट, कम से कम उनमें इतनी एक एक तजर्बा आ जाएगा कि भाई इंटरनेशनल फुटबॉल की पेस, इंटरनेशनल फुटबॉल की फिजिकलिटी, इंटरनेशनल फुटबॉल की जो तवक्कुआत होती हैं, आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। बिकॉज जो बच्चा इस लेवल पे खेलता है और वो वापस अपने लोकल डोमेस्टिक लेवल पे डिपार्टमेंट के लिए, क्लब के लिए खेलना चाहेगा, उस पर बहुत ये बात जरूरी बन जाती है कि वो उस लेवल पे आने के लिए वापस उसको अपने आप को मेंटेन रखे, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो रेस्ट का हो, चाहे कम से कम हो ना कि जो जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया तुमने अपने आप का ख्याल रखना है। फिर कहीं जाके आपकी कॉम्बिनेशन एक अच्छी बनती है, जिसमें आपके 11 के 11 प्लेयर्स, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी होती है, उनको समझ आता है कि भाई इंटरनेशनल फुटबॉल में करना क्या है। बिकॉज असल एम है आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि होने हैं अक्टूबर में। बिल्कुल। जुलाई 27 को मेरे ख्याल से एएफसी अनाउंस करेगी क्या ड्रॉज होंगे उस फर्स्ट राउंड के प्लेऑफ्स के, और किस ग्रुप में वो प्लेऑफ विनर जाएंगे खेलने के लिए, जो नवंबर में स्टार्ट होंगे।
हमारी किस्मत हमेशा फूटी निकली कि या तो हमारे कभी कोई आसान टीम मिली नहीं, अगर आसान टीम मिली थी तो अब पाकिस्तान की अपनी सियासी मसलत की वजह से हम कैम्बोडिया के खिलाफ जैसे हम अपनी फुल टीम नहीं बेच सके। मैं अभी भी कहता हूँ, आप सब भी इस बात में मुत्तफिक हैं कि अगर हमारी फुल टीम खेल रही होती ना कैम्बोडिया के खिलाफ 2019 के उन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, हमने कैम्बोडिया को बआसानी हरा देना था। बआसानी हरा देना था, कोई मुश्किल मैच नहीं था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कोई 3-0 4 हराना था, लेकिन कम से कम आपके उन 180 मिनट के अंदर ना आपने कैम्बोडिया को कुछ चूं तक नहीं करने देना था, ज्यादा आपको मुसीबत नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल में हमेशा कोई ना कोई घपला रहता है, और अभी तक हमें डर भी था, ये जो भी एनओसी का भी रौला मचा था अभी कुछ दिन पहले कि यार क्या हुकूमत एनओसी देगी या नहीं देगी, अगर हम एनओसी के बगैर चले गए कि ये ना हो कि हुकूमत हम पे कोई पाबंदी आयद कर दे या हम पे कोई बहुत बड़ा कोई कोई क्या कहते हैं क्रिमिनल केस कर दे कि भाई आपने तो हुकूमत से इजाजत ही नहीं ली। आई डोंट नो। अब शुक्र है कि कूलर हेड्स प्रिवेल्ड और आईपीसी मिनिस्ट्री ने और जो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मॉरिशस क्लियरेंस दे दी, और अब उम्मीद है कि चूंकि इंडिया ने भी पाकिस्तान को क्लियरेंस दे दी है कि वो आके सैफ कप खेल सके, इंडियन हुकूमत ने एआईएफ को दे दी, और एआईएफ ने काफी हेल्प की है कि ताकि कम से कम ना वो हमें फैसिलिटेट जितना मर्जी कर सके। शाउट आउट टू डॉक्टर शाहजी प्रभाकरन, यार लेजेंड बंदा है यार, बिल्कुल, जो बिल्कुल। आजकल एआईएफ के जनरल सेक्रेटरी जो है। एंड ऑफ कोर्स कल्याण चौबे भी, जो आजकल एआईएफ के प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छे आदमी। ही वन द सैफ कप इन 2005। कल्याण हुँ, चौबे हुँ, पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान ने जब होस्ट किया था, तो ही नोज व्हाट्स इट लाइक टू बी कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में क्या होता है साथ हुँ। साथ में। तो आई होप कि इस 6 मैचेस के तजर्बे के बाद कम से कम हम अगले 2-3 महीने वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले हमारे पास एक प्लान हो कि भाई किन किन डिपार्टमेंट्स में आपने अपनी रिक्रूटमेंट को बेहतर करना है, कौन कौन से प्लेयर जो अभी स्टैंड बाय पे उनको वापस लेके आना है, और कौन कौन से ऐसे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिनको भी मौका मिलना चाहिए खास तौर पे, जो कि कुछ पोजीशंस में, क्योंकि जब आप बहुत सारे प्लेयर्स डायस्पोरा से लाते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि जो आपको डोमेस्टिक प्लेयर हो ना, वो उस पोजीशन पे एज ए सब्स्टिट्यूट वो अगर टक्कर करें तो कम से कम आपके कंट्री का डोमेस्टिक लेवल का सबसे बेस्ट प्लेयर होना चाहिए उस पोजीशन के लिए, हुँ, डोमेस्टिकली स्पीकिंग। तो मुझे उम्मीद है कि इन 6 मैचेस के बाद जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग 11 की, वो बरकरार रहेगी। जो आप नए प्लेयर्स लाएंगे, एतजाज हुसैन इंशाल्लाह लजीज सम टाइम इन द समर, जब उनके कागजात सारे पूरे हो जाते हैं, उनको जो पासपोर्ट और जो सब कुछ मिलता है, क्लियरेंस मिल जाती है, वो मोहम्मद फजल भी, जिसकी अभी कागजी कार्रवाई आजकल चल रही है। और अगर व्हाई नॉट थ्रो इन द ओले सेटर। आदिल अभी नबी तो मैं कुछ आदिल नबी भी हैं। आदिल नबी, यस, शाउट आउट टू हिम, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आदिल नबी की भी सारी कागजात हो जाएं, ताकि कम से कम ना, आदिल नबी का खास बात है कि आप उनको एज ए अटैकिंग मिडफील्डर खिला सकते हो या एज ए सेंटर फॉरवर्ड भी खिला सकते हो, तो अटैकिंग का अच्छा वो लिंकअप प्ले कर सकते हैं, ताकि कम से कम हसन बशीर पे जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अली भाई, हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई और 50 मिनट्स हम टच करने वाले हैं तकरीबन। तो अब आ जाते हैं आपसे असल सवाल पे। आपके माशाल्लाह तजर्बा जितने सालों का रहा है और आपने तो इतने पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, क्या उम्मीद है आपकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन? और यहाँ पे मैं भी कहना चाहूँगा अपने सारे शायकीन को, जो ये प्रीव्यू भी देखेंगे और पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे, अपनी उम्मीदों को थोड़ा थोड़ा काबू में रखें, थोड़ा एक्सपेक्टेशन को कम कर लें। हम ये ज़रूर, मेरे हिसाब से ये ज़रूर देखेंगे, पाकिस्तान एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेगा, अच्छी फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगा, जान मारेगा, और ओवरऑल शायद रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में ना भी जाए, एक परफ़ॉर्मेंस ज़रूर अच्छी होगी पाकिस्तान की तरफ से, और मेरे हिसाब से यही उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन रिज़ल्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, बहुत सारे अफराद पाकिस्तानी फुटबॉल में ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि ये टीम हारे फॉर वेरियस रीजन, लेकिन उनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं पाकिस्तान ये मैच अच्छे तरीके से खेले और रिजल्ट आ जाए। मेरी उम्मीद है कि कम से कम पाकिस्तान कोई ओ, ओटिस खान की एक आउटरेजियस लॉन्ग रेंज एफर्ट हो, या फ्री किक हो, या एक क्लच पेनल्टी हो डीप इनटू स्टॉपेज टाइम, हसन बशीर जो स्कोर करता है, या एक अटैक, एक काउंटर अटैक पे आई डोंट नो क्या कहते हैं, मोहम्मद वहीद को गोल स्कोर कर ले, या मिडफील्ड से कोई गोल स्कोर हो जाए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जीते। आई वांट पाकिस्तान टू विन, एंड आई वुड लाइक इट टू बी ए 1-0 विन और इवन अ 2-1 विन। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल। पाकिस्तान वो मैच लाजमी जीतेगा, जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और भी रिजल्ट हो, शुड नॉट सरप्राइज अस, बिकॉज आप एक होम टीम के खिलाफ कई हजार मील अपने घर से दूर जाए खेल रहे हैं। उनको पता है कि भाई किस तरह हमें खेलना चाहिए, किस तरह क्राउड को हमने रायल अप करना है, किस तरह हमने अपने रन को मेंटेन करना है। अगर हम हार भी जाए, खुदा ना खास्ता, इट्स फाइन। आपके पास 2 और मैचेस भी हैं, उसके अंदर जो आपने इस मैच से सबक सीखा आप बाकी मैच में कर सकते हैं। केन्या को तो आपने खैर बिल्कुल नहीं हराना, ये तो आप हुँ, भूल ही हुँ, जाएं। मैं भी समझता हूं कि हम जिबूटी और मॉरिशस के खिलाफ अगर हम
कम से कम दोनों टीमों को हरा देना, और बेशक हम केन्या से हार जाएं, आई बी हैप्पी विद दैट। कम से कम ना आप एक विनिंग मेंटालिटी के साथ, बिकॉज गेटिंग दैट फीलिंग टू विन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आप सैफ कप में इंशाल्लाह खेलने जाएंगे, होपफुली जब तक हुकूमत की भी एनओसी आ जाएगी और पाकिस्तान फिर वीजास के साथ जा सकेगा इंडिया सैफ चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो आई होप यू विन, आई रियली होप यू विन, मजा आ जाएगा देखकर। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तानी फुटबॉल की जो किस्मत की हवा है, वो तो कभी नरम और कभी गरम ही रही है पिछले कुछ अरसे में, पर लग ये रहा है कि आखिरकार एक बहार आ रही होगी और यही सिलसिला हम जारी भी रखेंगे प्रीव्यूज़ का, डिस्कशंस का कौमी टीम के साथ। मॉरीशस का पाकिस्तान का पहला मैच है, उसके बाद केन्या से और फिर जिबूटी के साथ। उसके बाद पाकिस्तानी कौमी टीम सैफ चैंपियनशिप खेलने इंडिया जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी कंटेंट के साथ अपडेटेड रह सकें और मिलते हैं ब्रेक के बाद।